दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, बोली और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1, भाषा, बोली और व्याकरण। सबसे पहला बिंदु है हमारा भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों, अपने मन के भावों या अपने मन की स्थिति को किसी सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं। चाहे वह माध्यम हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा माध्यम चुने, चाहे हम बोलकर बताएं, लिखकर बताएं या इशारों से। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित तथा तीसरा सांकेतिक। तो आइए पढ़ते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अतः भाषा को परिभाषित किया जा सकता है कि वह साधन जिससे मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनता समझता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा मन के भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हमारे मन में जो भाव उठते हैं, उन्हें भाषा के माध्यम से ही प्रकट की कर सकते हैं। भाषा के बिना हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते और न ही दूसरों की बात सुन और समझ सकते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तीसरा रूप सांकेतिक भाषा का होता है, लेकिन सांकेतिक भाषा का महत्व इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए मुख्यतः 2 भागों में भाषा को वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जो हम दिन के रोजमर्रा में रोज दैनिक काम में लेते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी यह कहा जा सकता है कि हम बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। हम बोलकर अपने मन के भावों को, विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला हमारी बात सुनकर, समझकर उसका विचार का उत्तर देता है, वह मौखिक भाषा का रूप है। मौखिक भाषा का उदाहरण है टेलीफोन में बात करना, मंत्री जी का भाषण देना, अध्यापिका द्वारा कक्षा में पढ़ाना। ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा व्याकरण व साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार दृष्टि से भी लिखित भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा के अंतर्गत हम अपनी बात को लिखकर किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं और लिखकर हम उस बात को किसी के सामने बताते हैं, वो अगला पढ़कर हमारी बात को समझता है। पत्र पत्रिकाएं, चिट्ठी लिखना या फिर पत्र लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। अब आती है प्रमुख भाषाएं। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी भाषा के अलावा भी 21 भाषाएं ऐसी हैं जो भारत में बोली जाती है। भारत के संविधान में इस समय 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि इस प्रकार है: हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, बांग्ला, मलयालम, ओडिया, असमिया, मराठी, कन्नड़, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, संथाली, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मैथिली। हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारे जो राजनीतिक कार्य सरकारी कार्य हैं वो किए जाते हैं। हिंदी विश्व में अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है। अपनी सरलता, बोधगम्यता और वैज्ञानिकता की दृष्टि से यह विश्व की महत्वपूर्ण भाषा बनी हुई है। इस भाषा में की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। यानी हिंदी भाषा की शुद्धता के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, यानी बोलते समय हमारा उच्चारण सही होना चाहिए, तभी हम सही लिख भी पाएंगे। अगला बिंदु है बोली। बोली का सीमित क्षेत्र होता है, यानी किसका जो क्षेत्र है भाषा के मुकाबले कम होता है, यानी बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली अर्थ विकसित भाषा को बोली कहा जाता है। यह एक निश्चित क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। अधिकांशतः यह आपसी बातचीत में काम आती है। साहित्य रचना का कार्य बोली में बहुत कम होता है। कई बोलियों में तो प्राय लिखित साहित्य भी नहीं मिलता। हिंदी भाषा में कई बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी, मैथिली,
हरियाणवी और कौरवी इत्यादि। अगला है लिपि। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को जब लिखित रूप दिया जाता है तो वह लिपि कहलाती है। भाषा की कुछ ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ खास चिन्ह होते हैं। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाएं अलग अलग होने पर उनकी लिपि भी एक जैसी हो सकती है, जैसे कि गुजराती, असमिया, संस्कृत, मराठी और हिंदी। इन सभी की लिपि देवनागरी लिपि है। वैसे ये बात जानने वाली है कि संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी की लिपि रोमन, बांग्ला, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, तमिल की तमिल और उर्दू की फारसी लिपि है। अब आता है व्याकरण और उसके अंग। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्धिकरण का ज्ञान हमें कराता है। व्याकरण का मुख्य कार्य शुद्धिकरण है। जिस विद्या से भाषा का विश्लेषण होता है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण किसी भाषा को लिखने और बोलने का सही ढंग या बताता है। व्याकरण बताता है कि वर्णों या अक्षरों के संयोग से शब्द कैसे बनते हैं, शब्द से पद और पदों के संयोग से वाक्य किस तरीके से बनता है, फिर वाक्यों का निर्माण किस तरीके से होता है। वास्तव में भाषा के ये निर्धारित किए गए नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण से शुद्धिकरण का ज्ञान होता है। अशुद्धियां व्याकरण के द्वारा ही पता चलती हैं। किसी भाषा के व्याकरण का अध्ययन करके हम शुद्ध और शिष्ट भाषा सीख सकते हैं। अब व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा रूप विचार और चौथा वाक्य विचार। सबसे पहला आता है वर्ण विचार। एक एक शब्द में कई कई वर्ण होते हैं। इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। कुछ ओठों से बोले जाते हैं, कुछ कंठ से, कुछ मुख से, कुछ इत्यादि। वर्णों के बोलने का ढंग भी अलग होता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। किसी भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार में संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और अन्य भाषाओं के शब्द भी आते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द विचार में किया जाता है। रूप विचार। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है वो पद कहलाता है। प्रत्येक पद का वाक्य में अपना एक अलग विशिष्ट स्थान होता है। कुछ पद पुल्लिंग होते हैं और कुछ पद स्त्रीलिंग होते हैं। इस बात का अध्ययन किया जाता है कि पदों के रूप कैसे बदलते हैं, रूप परिवर्तन या रचना के अनुसार कौन कौन से प्रकार हैं और वाक्य में शब्दों का क्या कार्य होता है। अगला और आखिरी है वाक्य विचार। भाषा का मुख्य अंग वाक्य होता है। वाक्य का विश्लेषण करने पर कोई पद और कई शब्द और कई पद मिलते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, वाक्य गठन, पदों के आपसी संबंध और उनके क्रम का अध्ययन किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये भले भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।